साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश चयन परीक्षा का एग्जाम कैलेंडर अपडेट हो चुका है। सभी जो है छात्र अभ्यर्थी अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। अपनी तैयारी करने के पहले पुराने पेपर को हल करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कई बार व्यापम सीधे यहीं से प्रश्न उठाता है और एक हमको इससे आइडिया पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। चाहे पेपर 100 नंबर का हो या 150 नंबर का हो, पेपर बनाने वाले व्यापम वाले ही हैं तो पेपर का लेवल तो वही रहेगा। 100 नंबर का होता था तो उसके हिसाब से रहता था, 150 का होगा तो उसके हिसाब से रहता था। अभी जितने भी नंबर का होगा उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन पेपर का लेवल वही रहेगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो केवल हम पेपर में ही देखते हैं और दोबारा किसी एग्जाम में टकराते हैं। तो इन सभी उद्देश्य को लेकर के हम जो है वर्ग 2 चयन परीक्षा 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसका एक पार्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में पहले से मिल जाएगा। उसी पेपर का एक दूसरा पार्ट है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और प्रश्न नंबर 30 तक हम उसमें हल करा चुके हैं। प्रश्न नंबर 31 से यहाँ से हल करेंगे। यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा पेपर सॉल्व देखना चाहते हैं केवल हिंदी साहित्य के लिए, तो पुराना वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। हमको बताना है कि भाषा के द्वारा हम किसको व्यक्त करते हैं। इनमें से कोई नहीं, आस्था को, कर्तव्यों को या विचारों को। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है, भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम जो है अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो अस्थिर है, निरंतर चलती रहती है, निश्चित अवधि तक चलती है या स्थिर है। हमको बताना है कि भाषा जो है वह कैसी है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताने से पहले यदि शिक्षक मोर, चीता, कमल आदि के बारे में बताता है तो वह शिक्षण की कौन सी विधि अपनाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब हमको देखना है, एक माध्यमिक शिक्षक है, क्लास में गया है और सबसे पहले जो है अपने टॉपिक को बताने के पहले वह मोर, चीता और कमल के बारे में बताता है राष्ट्रीय चिन्ह बताने से पहले। इस शिक्षण की कौन सी पद्धति है या कौन सी विधि, कौन सा शिक्षण है, कौन सी विधि है। तो जैसे कि बच्चे मोर के बारे में जानते हैं, चीता के बारे में जानते हैं, कमल के बारे में जानते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें देखी हैं। इनको ज्ञात है कि ये मोर होती है, ऐसा चीता होता है, ऐसा कमल होता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न का सही उत्तर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। और जो है इस तरीके से जो ये विधि मानी जाएगी वह मानी जाएगी ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2-4 दिन हम पुराने पेपर हल करवाएंगे, इसके बाद हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट रहेगी आपकी, एक व्याकरण की, एक साहित्य की। निम्न में से कौन सी अनिवार्यता औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती। हमको बताना है कि ऐसी कौन सी अनिवार्यता है जो औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती है। पत्र संख्या का अनिवार्य होना, पत्र के अंगों का निश्चित क्रम, एक कम लिखा है जो निश्चित क्रम हो गया, निश्चित संबोधन का निश्चित स्थान पर होना, हस्ताक्षर एवं सील का ना होना। औपचारिक पत्रों में कौन सा जो है अनिवार्यता इसमें लागू नहीं होती है, हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर है हस्ताक्षर और सील का ना होना जो है अनिवार्य औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती है। अनिवार्यता मतलब जो यहाँ पे नियम दिए गए हैं, ये वाला जो नियम है लागू नहीं होता है, क्योंकि कोई भी औपचारिक पत्र होगा जिस भी अधिकारी के द्वारा निकाला जाएगा उसके हस्ताक्षर होना और उसकी सील साइन होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के पत्र में बहुधीय का प्रयोग किया जाता है। साथियों, पिछले भर्ती में देखा गया है पत्र से संबंधित क्वेश्चन आपको हर इसमें मिलेंगे, इसलिए एक पत्र से संबंधित हम पूरा का पूरा वीडियो लेकर के आएंगे। आज अभी हम केवल इस प्रश्न को देख रहे हैं। तो कौन से पत्र में बहुधीय संबंधी जो है संबंधी का प्रयोग किया जाता है कि बहुधीय शब्द प्रयोग होना जरूरी है। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, समाचार पत्र या प्रपत्र। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें बहुधीय शब्द का प्रयोग किया जाना बहुत ही जरूरी है। तो निम्न में से किस प्रकार के पत्र में बहुधीय का प्रयोग किया जाता है। तो औपचारिक पत्र में बहुधीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा जो पेपर है जो है शिफ्ट नंबर 1 दिनांक 7 मार्च 2018 का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं पाई जाती है। हमको बताना है जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं इनमें से कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानी में नहीं पाई जाती। जीवन के सच्चाई को सचित्र करती है, भारतीय गांव का चित्रण आता है, सर्वसामान्य की भाषा में लिखित है, रोमांटिक दृष्टिकोण से समृद्ध है। अब हमको ये बताना है कि जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। इनकी कहानियों में क्या नहीं पाया जाता है हमको ये बताना है। तो इनकी कहानियों में नहीं पाया जाता है रोमांटिक दृष्टिकोण का समृद्ध होना। रोमांटिक जो शब्द है या रोमांटिज्म जो अवधारणा है वह प्रेमचंद की कहानियों में नहीं पाई जाती है। बाकी सारी चीज़ें प्रेमचंद की कहानी में पाई जाती है। जीवन की सच्चाई को भी चित्रित करती हैं, गांव का चित्रण भी मिलता है, सर्वसामान्य की भाषा में भी लिखी हुई है, लेकिन रोमांटिक दृष्टिकोण से समृद्ध इनकी कहानियाँ नहीं है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 हिंदी साहित्य का जो हम पेपर हल कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से इसको लिख लेना है, समझ लेना है। 2024 अगस्त में जो हमारा पेपर होने वाला है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में किस छंद का उदाहरण है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हन सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिति सुंदर, विप्र जुआ जुर वेद पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नंग की परछाही, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। हमको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, हमको छंद बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है मत्त गयंद छंद। मत्त गयंद छंद इस प्रश्न का उत्तर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर होगा। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। हमको व्याकरण भी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए छंद संबंधी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नैनों में अंगार भरो, कर में कटार घरो, बढ़ चलो बेटो तुम बैरियों को मारने, धरती भी कहती है गगन भी कहता है, अब तो हवा भी जैसे लगी है पुकारने। इस पंक्तियों में हमको बताना है कौन सा छंद है। छप्पा छंद है, रूपघनाक्षरी छंद है, सवैया छंद है या घनाक्षरी है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है घनाक्षरी छंद। हम आपको जब जो है विस्तार से वीडियो व्याकरण का लेके आएंगे तो सभी छंदों की परिभाषा बताएंगे। आज के वीडियो में केवल हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। हमको ये बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। विभंगी छंद, सरसी छंद, रोता छंद, सॉरी दोस्तों रोता नहीं रोला छंद है, और हरि गीतिका छंद। तो जो पंक्तियां हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। इन पंक्तियों में जो छंद है वह है हरि गीतिका छंद। इस प्रश्न का
जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हरि गीतिका छंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। साथियों, अलंकार का क्वेश्चन आया है, इसके पहले तक 2-3 क्वेश्चन छंद के आए हैं। तो जो पंक्तियां हैं वह है, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, जान अशोक अंगार सिए हरस उठी कर गहूं। इन पंक्तियों में हमको बताना है कि कौन सा अलंकार है। कि कपिकर हृदय विचार, कपि ने हृदय में विचार किया और मुद्रिका को नीचे गिरा दिया। जान अशोक अंगार सिए हरस उठ गर गहूं, और जो है सीता जी ने क्या समझा कि ये जो है अशोक से आग गिरी हुई है चमकती हुई मुद्रा को, और वह हरस के उठ करके उस मुद्रिका के पास गई। उनके मन में भ्रम हुआ कि अंगूठी नहीं है, कोई अंगार है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर होगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, भ्रांतिमान अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें। हिंदी साहित्य की पूरी तैयारी के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। अगला प्रश्न है हमारा, समाचार पत्र में भ्रामक विज्ञापन के संदर्भ में आप किसे शिकायती पत्र लिखेंगे। राष्ट्रपति को, पत्र के संपादक को, माता पिता को, या अपने शिक्षक को। साथियों, जब आपके सामने कोई भ्रामक विज्ञापन आ रहा है तो उस भ्रामक विज्ञापन की जानकारी के संबंध में जो हम पत्र लिखेंगे वह लिखेंगे पत्र के संपादक को, क्योंकि पत्र का संपादक ही है जो भ्रामक विज्ञापन को रोक सकता है और उसका ऑथराइज मालिक है। इसीलिए जो भ्रामक विज्ञापन के संदर्भ में पत्र लिखे जाएंगे, शिकायती पत्र, वो सब के सब जो है पत्र के संपादक को लिखे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। अगला प्रश्न है, मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ पर बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिन शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जो मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ में बाधा आए, जो हम अर्थ देना चाह रहे हैं उसमें बाधा आए, तथा प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ लक्षित होता है उसमें कौन सी शब्द शक्ति कहेंगे। तो जो उसका एक मेन अर्थ तो निकलेगा ही, इसके अलावा एक अन्य अर्थ निकलेगा, वह कहलाती है लक्षणा शब्द शक्ति। और जहाँ पर बहुत अधिक अर्थ निकलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से अर्थ निकालता है, वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। और जहाँ पर जो बोला जाए वही अर्थ निकले, वहाँ पर होती है अभिधा शब्द शक्ति। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका राइट उत्तर है लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जहाँ पर मुख्य अर्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ लक्षित होता है वहाँ पर होती है लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है हमारा, उसी का जूता उसी का सर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हमको बताना है उसी का जूता उसी का सर। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है क्या है, जूता मारना, कई बार वार करना, किसी को उसी की युक्ति से मात देना, या फिर पूरी ताकत से बदला चुकाना। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वह है किसी व्यक्ति को उसी की युक्ति से जो है मात देना, वह कहलाता है उसी का जूता उसी का सर। मतलब उसने जो हमारे साथ किया वैसा ही उसके साथ करो और सीधे चले आओ, जैसी उसकी युक्ति उसी की उक्ति से उसी को फंसा दो। जो एक और कहावत चलती है, उसके पाँव उसी के गले में फंसा दो। तो यह भी एक लोकोक्ति है जो यहाँ पे अर्थ निकाल रहा है कि किसी को जो है उसी की युक्ति से मात देना। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। भाषा विकास के 4 चरण होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, L, S, R, W। L फॉर होता है लिसनिंग, मतलब सुनना। S फॉर होता है स्पीकिंग, मतलब बोलना। R फॉर होता है रीडिंग, मतलब पढ़ना। और W फॉर होता है राइटिंग, मतलब लिखना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है सुनना भाषा का विकास का कौन सा क्रम है। तो इस हिसाब से सुनना भाषा विकास के क्रम में
पहला क्रम आएगा? इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा प्रथम, क्योंकि हमने बता दिया एल एस आर डब्ल्यू, एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग और डब्ल्यू फॉर राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, ये जो है भाषा सीखने के विकास का क्रम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को सूक्ष्म रूप में दिखाया जाता है, छोटा करके दिखाया जाता है, पर्दे पर दिखाया जाता है या धुंधला करके दिखाया जाता है? तो साथियों, प्रोजेक्टर का जब हम उपयोग करते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर जो है किसी भी कंटेंट को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यही है कि प्रोजेक्टर पर आकृति को पर्दे पर दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाते हों वीर अनेक। यह पंक्ति किस कवि की है? हमको बताना है यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो है पुष्प की अभिलाषा, हमने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, पुष्प की अभिलाषा कविता से जो है ये पंक्तियाँ आई हुई हैं। तो इसका हमको जो उत्तर बताना है वह होगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता थी पुष्प की अभिलाषा, उसमें था कि मुझे तोड़ लेना बनवाली और उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि की रक्षा करने जाते हों शीश चढ़ाने वीर अनेक। तो इस तरीके से हमने 49वां क्वेश्चन कंप्लीट किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस प्रश्न का हमको राइट उत्तर बताना है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, किसने कहा? इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथियों, यहाँ पर पद्य होना चाहिए, गद्य की जगह यहाँ पर पद्य होना चाहिए कि यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस प्रश्न का उत्तर वही रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है। अब यदि गणित पढ़ने बच्चे को दिक्कत जा रही है तो कौन सा विकार माना जाएगा? तो इसमें है पूर्ण अक्षर लिखना, समय सारणी बनाने में कठिनाई, अपठनीय हस्तलेखन या कागज को बहुत पास से पकड़ना। तो गणित संबंधी जो काम है यदि हम हिंदी में करेंगे तो क्या माना जाएगा? पूर्ण अक्षर लिखना तो गणित का काम नहीं है। हाँ, समय सारणी टाइम टेबल बनाना ये गणित संबंधी या गणित कौशल संबंधी काम है। तो यह कहलाएगा समय सारणी बनाने में कठिनाई। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हालावाद कहलाता है शराब खाना, और इस संबंध में जो एकमात्र व्यक्ति हुए हैं जिनका इस पर एकाधिकार है हालावाद पर, वह हैं हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। उनका जो दिया हुआ साहित्य का एक पूरा का पूरा युग है जिसे कहा गया हालावाद, और इस पर उन्होंने एक पूरी की पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है मधुशाला। इसमें वह कहते हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला। तो मधुशाला मतलब हालावाद। हाला शब्द जो है शराब के लिए ही प्रयोग होता है, इसीलिए इस पूरे युग को हालावाद कहा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, छंदहीन रचना क्या कहलाती है? हमको यही बताना है कि छंदहीन रचना क्या कहलाती है। तो छंदहीन जो रचना कहलाती है प्रबंध, पद्य, गद्य या गद्य गीत। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वह होगा गद्य। गद्य में छंद नहीं होता है। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य का
मतलब महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, जो कि गीत शैली में या कविता शैली में लिखे जाते हैं। पद्य जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आ जाता है। गद्य गीत भी पद्य के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जो है पद्य के अंतर्गत आ जाता है। गद्य जो है इसमें छंद का प्रयोग नहीं होता, इसलिए गद्य को छंदहीन रचना कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प बताइए। इसके अंतर्गत विभिन्न सर्गों और स्कंदों में सृष्टि के प्रारंभ और विकास की युग युगांतर व्यापी कथा कही जाती है। इस प्रश्न का हमको राइट उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 54 है। तो इसका जो राइट उत्तर है वह होगा पुराण। पुराण के अंदर जो है सर्गों और स्कंदों में सृष्टि के प्रारंभ और विकास की युग युगांतर व्यापी कथा कही जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, सही विकल्प बताइए। हरिशंकर परसाई ऐसे हिंदी के निबंधकार हैं जिन्होंने खाली स्थान में उच्च कोटि के निबंधों की रचना की। व्यंग्यात्मक शैली में, विरोधाभास शैली में, द्वंद्वात्मक शैली में या अंतर्द्वंद्वात्मक शैली में। तो हरिशंकर परसाई को तो व्यंग्य के लिए जाना ही जाता है और बहुत सारे व्यंग्य इनके हमने पढ़े भी हैं। एक व्यंग्य आपने पढ़ा है जो है भोला राम का जीव, इन्हीं का है। इसके अलावा प्रेमचंद के फटे जूते भी इन्हीं का है। माता दीन, चांद पर, इन्हीं का व्यंग्य है। आप इनकी रचनाएं भी याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट उत्तर है व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने जो है पूरे निबंध लिखे हैं या व्यंग्य लिखे हैं। तो इसके हरिशंकर परसाई हैं वह एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्य अर्थ पर बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति का मुख्य अर्थ संबंधित हो जो अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन को बार फिर पढ़ते हैं। मुख्य अर्थ पर बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ लक्षित होता है उसको क्या बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, उसको लक्षणा शब्द शक्ति बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी सामान्य प्रवृत्ति के रूप में छायावादी कविता में नहीं पाई जाती। व्यक्तिगत वेदनाओं की अभिव्यक्ति, बाह्य श्रृंगार का मसल चित्रण, काव्य शैली एवं सामाजिक सदियों के प्रति विद्रोह की भावना, प्रकृति का मानवीकरण। साथ ही प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ है और व्यक्तिगत वेदनाओं की अभिव्यक्ति भी हुई है और बाह्य श्रृंगार का मानसल चित्रण, काव्य शिल्प एवं सामाजिक सदियों के प्रति विद्रोह की भावना। तो जो छायावाद में नहीं लिखा गया या जिस काव्य प्रवृत्ति छायावाद की नहीं रही वह बाह्य श्रृंगार का मानसल चित्रण। बाह्य श्रृंगार का मानसल चित्रण नहीं किया गया है छायावाद में। इस प्रश्न का ये राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला और हो सकता है अंतिम ही प्रश्न हो। तो अंतिम प्रश्न है, किसी सरकारी कार्यालय में सूचनाएं मांगने संबंधी पत्र में किसे संबोधित किया जाता है। कार्यालयी सभापति, कार्यालय सचिव, कार्यालयी अध्यक्ष या सूचना अधिकारी। प्रश्न नंबर 44 का हमको राइट उत्तर बताना है कि इसका राइट उत्तर क्या है। प्रश्न आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि किसी सरकारी कार्यालय में सूचना मांगने संबंधी पत्र में किसे संबोधित किया जाना चाहिए। संबोधित करना होता है जो हम लेटर लिखते हैं प्रति लगा करके उसके वहाँ पर किसका नाम लिखा जाएगा। तो जब हम सूचना की बात कर रहे हैं, आरटीआई की बात कर रहे हैं, तो सूचना अधिकारी को ही पत्र लिखा जाएगा, पीआरओ को पत्र लिखा जाएगा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो सूचना संबंधी काम देखते हैं। ये जो हमारा पूरा का पूरा पेपर था हमने इसको हल किया और 2 शिफ्टों में हल किया है। 7 मार्च 2018 का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। यदि आप रेगुलर तैयारी ऐसे ही करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।